इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। मध्य प्रदेश स्तर की एक बड़ी शख्सियत पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जब आप मंत्री रहे तो कई सारे आपने ऐसे नवाचार प्रारंभ किए जो आज एक मिसाल के तौर पर बन गए हैं और लोग उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए। तमाम विषयों पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन दो विषय आज महत्वपूर्ण हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के संदेश और उनके क्षेत्र से जुड़ी बातचीत से विषय की शुरुआत करते हैं। सर, आज महिला दिवस पे क्या आपका संदेश है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 25 का साल भारतीय संस्कृति को पहचानने का सबसे गहरा साल रहा है जी। दुनिया के सबसे बड़े मेले में 64 करोड़ लोगों का आकर स्नान करना हो रहा है। जिस देश के आधे लोग जाके स्नान करके आए हो, उस देश के इस महाकुंभ के साथ आपने भी एक अच्छी श्रृंखला की शुरुआत की। आपके लोगों द्वारा बताया गया कि आपने एक शुरुआत की कि जिसमें संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहर है, उस विषय के विशेष अध्यात्म 2025 और आपने इसका नाम दिया अध्यात्म। जी जी। अध्यात्म भारत की बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको साफ बता दूं, अध्यात्म शायद हमको जोड़े हुए हैं भारत को। नहीं तो हम तो जाति और वर्गों में इतने बटे हुए हैं, और आज भी आप देखते हो कि छोटी छोटी बातों में जाति वर्गों में झगड़ा हो जाता है हमारे। लेकिन आपने अध्यात्म नाम देकर संपूर्ण भारतीय समाज को जो एक धर्म में परोस सकता है अध्यात्म है, क्योंकि मंदिर हमारे लिए सबके समान है। बिल्कुल। कुंभ में कौन गया, कौन किस वर्ग का था, किसी ने नहीं पूछा, जाति किसी ने पूछी। सिर्फ धर्म और अध्यात्म हमारा मुख्य ध्येय था। तो ऐसे दृष्टिकोण में भारतीय संस्कृति और भारतीय अध्यात्म ये वुमेन्स डे मनाते हैं जी। ये तो एक दिन का होता है। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से 2 नवरात्रियाँ, 18 और 2 गुप्त नवरात्रियाँ, 18 36 36 दिन तो पूरी नारी शक्ति को समर्पित किए जाते हैं। पूरा भारत नारी शक्ति की पूजा करता है। और दूसरा हम देखें कि हम 33 करोड़ देवताओं की बात करते हैं, हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ भगवान है। और उन भगवानों में भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ धन का देवता कुबेर माना जाता है, लेकिन कुबेर को धन का देवता के रूप में कोई नहीं पूछता किनको? महालक्ष्मी माता। बिल्कुल। बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, ऐसे कहते हैं बुद्धिमान गणेश जी हैं, लेकिन ज्ञान की देवी सरस्वती। शक्ति में बड़े बड़े बजरंगबली और हम बड़े, लेकिन शक्ति का अवतार दुर्गा माता, काली माता। तो हमारी संस्कृति तो टोटली महिलाओं को समर्पित रही है। हमारे तो कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता नमन करते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से इस बात को है, लेकिन एक दिन का मनाने का विषय आज है। चलिए, अच्छी बात है कि पूरी दुनिया मनाती है, हम लोग भी मनाएं। भारत के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि भारत का जो आक्रमण लगातार हुए, उन आक्रमणों के कारण भारत की व्यवस्था में महिलाओं को थोड़ा पीछे किया गया, हमारे साथ नहीं किया गया। और उस स्वतंत्र विचार विमर्श के बाद भी हम देखें, चाहे क्रांति का मामला हो तो हमारे लक्ष्मीबाई को सब लोग याद करते हैं कि उन्होंने बहुत तेज से रहा। बाद में कालांतर में राजनीति में भी हम देखें, बहुत सी महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत को एक मजबूत व्यवस्था देने का काम किया। आज तो भारत की अर्थव्यवस्था जिसके पास वही महिला है, भारत की प्रथम नागरिक वो भी महिला है। हमारे यहाँ से खेलों में भी जाती तो महिलाएं ज़्यादा पदक लेके आती। बिल्कुल। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होती वो छात्राएं ज़्यादा बाजी, तो हमेशा कहीं ना कहीं आगे है। तो ऐसे दृष्टिकोण में समाज में महिलाओं का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हम तो भुलाते भी नहीं, हम तो टोटली उसको बहुत ही मतलब उसके साथ आदर के साथ ग्रहण करते हैं। लेकिन समाज में जो हमारा जो घालमेल हुआ पश्चिम और पूरब का, एक पिक्चर आई थी मनोज कुमार जी की, आपने देखा होगा, पूरब पश्चिम। उसमें दिखाया गया है कि एक भारतीय महिला जब पश्चिम में जाती है तो किस प्रकार से बदल जाती है, लेकिन बाद में उसके साथ जो घटनाएं घटती वो पश्चिम से वापस पूर्व की तरफ आ जाती है। तो हमारी जो शांति का संदेश है सनातन संस्कृति का, और उसमें भी महिलाएं, तो महिला से
पुरुष की तुलना में महिला ज़्यादा शांति वाली होती है, जी। ये हमेशा देखा गया है। तो ऐसे दृष्टिकोण में महिलाओं का सम्मान हमारे यहाँ निरंतर होता आया है, लेकिन आज भी हमें लगता है कि कुछ व्यवस्थाएं जो बदल रही है तो उसको बदलना चाहिए। जैसे कि महिलाओं की शिक्षा की जो व्यवस्था तो हमने कर दी, लेकिन उनको आने जाने के साधन, उनको पढ़ाई में जो बाधाएं आती है उसको दूर करने के साधन, बाद में बाजारों मार्केटों में देखते हैं कि छोटे मोटे उनके साथ जो व्यवहार आचरण होता है, वो गाड़ी चलाते वक्त उनकी गाड़ियों को साथ जो व्यवहार होता है, वो ऐसी बहुत सी बातें हैं। खास करके कामकाजी महिलाओं के साथ भी दिखते थे। बहुत सी जगह तो ये है कि 4 महिला का स्टाफ है, लेकिन उनके लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये कुछ इन सिस्टम सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए महिलाओं को जो हमने आगे करा, और महिला इसलिए मैं मानता हूँ ग्रामीण क्षेत्र की महिला, तो मैं देखता हूँ कि आज भारतीय खेती और मध्य प्रदेश की खेती अगर महिला नहीं हो तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज, पुरुष जी जरूर मानता है, लेकिन आज जो खेती हो रही है उससे महिलाओं के दम पे हो रही। महिलाएं काम करती खेत में, वो जाके काम करवाती तो वो खेत होता है हरा भरा। और शहरी व्यवस्था में भी देखें कि दोनों अगर पति पत्नी काम करते हैं तो पत्नी बेचारी टिफिन भी बनाएगी, बच्चों का खाना भी बनाएगी, बिल्कुल, घर को संभालेगी भी, और उसके तब बाद कहीं वो जाके अपनी पुरुष काम अपनी कर पाए। ड्यूटी भी करेगी। बिल्कुल सही। तो हमसे दुगना काम करने वाली महिलाएं, हम पुरुष प्रधान देश के रहे। तो ऐसे दृष्टिकोण में इन महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है। समाज को भी करना पड़ेगा। जब तक समाज आगे आकर इस प्रकार की बातों को दूर नहीं करेगा, तब तक हम जो कह सकते हैं कि वो देश जिसमें नारी को सर्वोच्च कहा गया था, शक्ति, धन और ज्ञान का अवतार कहा गया था, उस देश में कहीं ना कहीं ये बाधाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। जो शासन के भरोसे काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। सर, 2 एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जब आप मंत्री थे तो आपने कई सारे नवाचार किए, और उसमें एक आपने ही शुरू किया था कि मैं अपने जन्मदिन पे कभी केक नहीं काटूंगा और जन्मदिन सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, और हम तो सिर्फ बच्चों के लिए जो कुछ भी लोग लाते हैं, मुझे कॉपियाँ लाएं, पुस्तकें लाएं, और फिर वो सिलसिला चला तो वो चलता ही रहा। अब एक परिपाटी बन गई। तो वो कैसे आपके मन में आया कि ये करना है मुझे, और ये इस तरह से जी 2 बातें। जब मैं विधायक बना, जी, पहली बार मैं किसी प्रोग्राम में था, मेरे को जिसने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था वो शिक्षक, क्योंकि मैं विधायक था, इसलिए विधायक के प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मंच में बैठा था, वो सामने बैठे थे। और जब स्वागत की लिस्ट आई तो 2-4 नेताओं के बाद उनका नंबर लिया गया कि अब वो भी दीपक भैया का स्वागत करेंगे। तो इसलिए मैंने देखा यार, इसने तो मुझे मारा भी बहुत है, छटाछट दिए भी पीछे, और इसकी वजह से तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं माला पहनूँ, तब मैंने निर्णय लिया तुम शिक्षक के हाथ से कभी माला नहीं पहनूंगा, गुरु के हाथ से माला पहन जिससे उनको पढ़ाया, वो मैंने जो निर्णय लिया था। दूसरा ये जो निर्णय है जन्मदिवस पे उपहार नहीं लेने का, मेरे जो प्राइमरी टीचर थे वो मेरे पास आए एक बार, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप विधायक बन गए, अब आपका जन्मदिन कैसे बनेगा? तो मैंने कहा सर अब तो और धूमधाम होगी। तो विधायक बन गया मैं। तो बोले विधायक बनने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप पहले से बताओ जन्मदिन मनाओगे कि सोचोगी? सर मनाओगे सोचोगे क्या मतलब? बोले आप लगभग 45-46 साल के हो गए, और मेरा मानना है कि बच्चे को 18-19 साल के बाद अपने बारे में सोचने का पूरा अधिकार भी मिल जाता है, वो करता भी वही जो उसके दिमाग में आता है। तो आप इसको मनाओगे कि सोचोगे? मेरे सर मैं तो मनाऊंगा। मनाने का विषय नहीं होता, जन्मदिन सोचने का विषय होता है। मैंने कैसे सर? बोले आपने पिछले साल में कौन सी गलतियाँ की, आपने किससे दुश्मनी कर ली, आपके किस व्यवहार के कारण कौन नाराज हुआ, किसको दुख पहुंचा, इनको शॉर्ट आउट करो, और कोशिश करो कि अगर आपसे गलती हुई तो उसके सामने जाके स्वीकार कर लो कि हाँ भैया मेरे से गलती हुई, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और दूसरा आगे का प्लान बाद में होना, जो पिछले प्लान में अपन कहाँ पिट गए उसके सब देख लो। और मेरा ये मानना है कि आप ऐसी कोई चीज़ मत लो जिससे आपका जन्मदिन बनता है लेकिन समाज का भला नहीं होता। आप समाज से बने हो, समाज से बन जाओ, आपके पास इतने लोग आएंगे। आज आप कह रहे हो कि विधायक बन गया, तो इतने लोग आएंगे तो विधायक बनने के कारण है। वो दीपक जोशी को थोड़ी जानते हैं, विधायक दीपक जोशी को जानते हैं। तो आप विधायक के नाते लोग आपके पास आ रहे तो आप उनसे अपेक्षा करते हो कि वो आपका स्वागत बंधन करे और चले जाए। ये मत करो, आप समाज को देने वाली बात। तो मुझसे क्या करना, बोले वो आप सोचो, चले गए। फिर मैं सोचता रहा कि सर के गए तो क्या करना। मैंने कहा यार अपन ऐसा करते कि बोलते कि खाना खिला दो, किसी को बोला ये कर दो, लेकिन ठीक नहीं होगा।
मैं चूँकि अपन शिक्षा विभाग से मुझे पता था कि कापियाँ वो बच्चों को किताबें मिलती थी, कापियाँ नहीं मिलती थी। और बहुत सी जगह आज भी कहते हैं कि चाक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बच्चों के पास बैग नहीं है। तो मैंने कहा समाज से मैं मांगूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मुझे बुके मत दो, आप मिठाई मत दो, केक मत दो, ढोल ढमाके मत बजाओ, बैनर मत लगाओ, पोस्टर मत लगाओ, विज्ञापन मत दो। मैंने तो ये तक आप मत दो। आप इसकी जगह मुझे कापियाँ ला के दे दो, पेन दे दो, पेंसिल दे दो, चाक दे दो, रबर दे दो, आप जो देना हो दे दो, लेकिन पढ़ने के बच्चे के काम आ जाए। तो फिर वो प्रसाद उस दिन से शुरू हो गई। अब तो मेरे कार्यकर्ताओं का एक समूह बन गया जो इलाके वाइज पैसा इकट्ठा करते हैं। भाई फलाने गांव से 1100 रुपये, फलाने गांव से 200 रुपये, 400 रुपये पैसा इकट्ठा करके एक बुक सेलर को हम लोग वो बुक बनाने वाले को, अपनी कापी बनाने वाले को ऑर्डर देते। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि मैं उनको अपना नहीं, मैं तो ये मानता हूँ जब क्रिकेट का भगवान हो सकता सचिन तेंदुलकर, तो राजनीति के भगवान तो अटल बिहारी वाजपेयी है। इस राजनीति का भगवान ही मानता हूँ। ईश्वर की जगह मैंने सोचा अटल जी का फोटो और मेरे पिताजी, क्योंकि पिताजी का अलग रहा, जो क्षेत्र की जनता उन्हीं के कारण आज मैं बन के बैठा हूँ। उन दोनों के एक फ़ोटो देते हैं, उसको छोटी सी नाम देते हैं और बच्चों तक वो पहुँचती है और जिन बच्चों को कहीं ना कहीं पहुँचता है। मुझे इसलिए बड़ा सुकून लगा। एक बार देवास के एक स्टेशन के पास मैं कहीं आ जा रहा था तो मेरे पास आया कि सर आप ने काफ़ी बांट दी। मैंने कहा बांट रहा हूँ। तो बोले आप बहुत अच्छा काम करो। क्यों? बोले एक बच्ची मेरे पास आई 100 का नोट लेके, बस आप मुझे 6 कापियाँ दे दो। तो मैंने कहा 5 कापी में भी अभी तुम्हारे तो 7-8 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो 6 तो मिलते ही नहीं पाऊँगा, 5 ही दो। तो रोने लगी बोले। मैंने कहा बेटा रो क्यों रहे? तो बोले इसलिए रो रहे कि मेरे को एक कॉपी जो है अगले महीने मिली, तो मेरे पिताजी अगले महीने मुझे 100 रुपये दे पाएंगे, अब तो दे नहीं पाएंगे। तो 1 महीने तक मेरा वो कोर्स जिसकी कॉपी नहीं होगी पिछड़ जाएगा और मैं बच्चों से पिछड़ जाऊँगी। 5, 10, 11, 15 रुपये के पीछे एक बच्ची का 1 महीने का भविष्य सिर्फ एक कापी के कारण खराब होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर एक भी कापी हमने दी, एक बच्चे को भविष्य निर्माण किया, क्योंकि भारत के निर्माण में हमारा योगदान होना चाहिए, यही सार्थकता, ये सार्थकता है। तो उसके बाद गुरु जी को जब मुझे बताया तो कहा मेरे को लगा था कि तुम ऐसे डिसीजन लोगे और किया उन्होंने। तो ये गुरु की प्रेरणा थी, तो जिसके कारण से मैं इस काम में आया। सर, जिस तरह से आपका चिंतनशील व्यक्तित्व है, ऐसे कई नवाचार और भी आपके मन मस्तिष्क में चलते होंगे कि भविष्य में ये भी कुछ करना है, ऐसा कुछ प्लान है? राज जी, ऐसा है कि देखिए करने को तो बहुत कुछ है जी, लेकिन अभी जो हमारा समाज है, जैसे मैंने कहा कि 2 हिस्सों में बट चुका है। एक गांव, दूसरा शहर। आरएसएस की जो हमारे संचालक जी भागवत जी, उन्होंने खुद ने कहा था कि भारत भी 2 हिस्सों में, एक इंडिया एक भारत। तो ये जो दशा आज आ गई हमारे साथ, इसमें विचार करके हमको कैसे भारत को पुनर्स्थापित करना चाहिए। आज आपने देखा कि इतना बड़ा कुंभ हुआ, इससे भारत पुनर्स्थापित हुआ है कहीं ना कहीं। आज हमने देखा इतने लोग जिन साधनों से जा सकते थे, उसमें सब तो बड़े लोग नहीं थे और जहाँ से जाने वाले, ट्रेन से जाने वाले थे, बस से जाने वाले थे, मोटरसाइकिल से गए लोग, बात बताते, छोटी छोटी गाड़ियों में गए, ढेर सारे लोग गए ऐसे। तो एक आज दुनिया का नहीं, मेरे ख्याल से ये तो पूरे विश्व में भगवान देखने वाला हो तो कह सकते बहुत बड़ा अजूबा हो गया। एक देश ने करके दिखा दिया, जिसको भी लोग कहते हैं कि कमजोर देश है, अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे पास जिसके पास साधन नहीं थे उसने भी कहीं से पैसे जुगाड़ जोड़ के अपने 5-4 हज़ार खर्चे की व्यवस्था करी, वहाँ तक गया। तो देश तो हमारा सक्षम है, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है आज पूरा पश्चिम में, इससे मुझे लगता है कि पैसे का असमान वितरण हो रहा है। और असमान वितरण का मतलब ये कि अमीर अधिकारी, गरीब थोड़ा सा वहीं का वहीं स्टेबल या थोड़ा नीचे जा रहा है। अभी शासन की योजनाओं को लेकर बात चलती है कि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जरूरी कर रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति के आगे सब हम बुने हो जाते हैं। तो क्या समाज में ऐसी कोई चिंतनशीलता है जिससे राजनीतिक नजरिया सुधर जाए? हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत है, तो इसको सुधारने का कोई व्यापक तरीका आना चाहिए। तो उसको लेकर मेरा मानना है कि नई पीढ़ी जो हमारी है, जो मिडिल स्कूल के बाद ऊपर जाती है 9वीं 10वीं 11वीं, इनमें चेतना लाना पड़ेगी। और अगर ये चेतना आ गई, क्योंकि खेती को अब आज की तारीख में हमारे तो उत्तम खेती मध्यम व्यापार बोला गया, लेकिन गांव के बच्चे अब खेती से डरने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो मरे ही नहीं है इंसानियत के लिए। शहर वाले सब कुछ करते रहते हैं, जब वो माल देखते हैं, हमारे यहाँ का रोड देखते हैं, वो देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, तो क्या हम भारत में लेके ये व्यवस्था है जो निचले स्तर पे जा सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक एम्स की बजाय 4 एम्स खोले,
मोदी जी ने उसको आज 25-30 एम्स में कर दिया, हमारे यहाँ IIT बढ़ गए, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बढ़ गए। तो सुविधा व्यापकता के साथ साथ दूसरा इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह आ रहा कि हमारे यहाँ देश में एक घुन की तरह लग गया करप्शन। करप्शन से भी जनता पिसी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये करप्शन और दूसरी कामचोरी दो कारण हैं जिसके कारण से हम अपनी जो कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अब इलाके की सफाई के लिए दरोगा होता है, दरोगा के नीचे सफाई कर्मी होते हैं, इलाका साफ कोई नहीं हुआ तो कोई एक्शन नहीं होता, और एक्शन भी होगा तो सफाई कर्मी को बेचारे को निलंबित कर दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। और ये बड़ी मुझे वो लगती विडम्बना कि हमारे देश में जिसमें मृत्यु को कहा जाता है कि आदमी मुक्त हो जाता है, तो उसकी कोई पराया भी आदमी होता तो झुक के उसको प्रणाम करता है। इतनी हमारे इस पे है। मृत्यु के बाद हम उस परिवार से कोई राजनीतिक भी हो, सुख वाला या बड़े आदमी का तो कोई दिक्कत नहीं हो तो बुला के ले लेगा। लेकिन जो बेचारा लाइन में लग के काम करके आया, जिसके घर से अभी मौत 13-15 दिन बाद हुई निकली है, उससे बाहर आया हो और ऐसी स्थिति में टूटा हुआ इसलिए कहूँगा कि संस्कारों में हमारे संस्कार इतने महंगे हैं कि संस्कारों को करते पढ़ते वो बेचारा कर नहीं पाता। तो ऐसी व्यवस्था में ये 2-4-5 चीज़ें जो हमने कर है जो बहुत आवश्यक है, उसको कैसे आवश्यक बनाया जाए, इसके लिए हम कुछ अधिकारी वर्ग से, कुछ हमारे छात्र वर्गों से मिलकर कोई ऐसी योजना बनाने की प्रयास कर रहे हैं आपकी बात कि जो जनता के हित के जो काम है, मैं भी पता कि सारे काम, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, उनका जो कार्ड है 4-5 का BPL कार्ड, और मैं खाने की लाइन में लगने वाला कार्ड की बात नहीं कर रहा। ये मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र हर एक आदमी को लगता है, तो जन्म हुआ तो प्रमाण पत्र लगेगा, ऐसे उसको आयुष्मान कार्ड इलाज कराना है तो उसका इलाज होता है। और दूसरा, जनता अपने कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहें। क्या ये व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या? क्योंकि अब समझ आ गया कि हमारे देश के नागरिक और युवा, क्योंकि आज संसार का सबसे युवा देश है, यही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। युवा जब तक नहीं आगे आएंगे तब तक हमारा देश इन व्यवस्थाओं से, प्रधानमंत्री जी भी कोशिश कर लेंगे, प्रधानमंत्री जी कहाँ देखेंगे? सही बात। एक प्रधानमंत्री कहाँ थे, एक मुख्यमंत्री कहाँ तक देखे? तो ऐसे दृष्टिकोण में हम कह सकते हैं कि जब हमारा मुखिया आज कह रहा है, बड़े दावे के साथ कर रहा है, जितनी मजबूती और जितने विश्वास के साथ उनकी बातें आती है तो विश्वास झलकता है। तो उस विश्वास की झलकने में अगर हमको सहयोग करना है तो सहयोग वही हो सकता है कि हम इसको कैसे रोकें। और इस रोकने के लिए अब मैंने कहा ना, जैसे युवा शक्ति के साथ समाज के वो लोग, खास करके हमारे रिटायर्ड शिक्षा कर्मी, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा के जो पत्रकार साथी, वकील साथी, ये चीज़ को रोक सकते हैं। तो क्या इसको लेकर कोई प्लान था? इस प्लान को लेकर भोपाल में लगातार काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। दूसरा एक मामला राजेश जी मैं जरूर करना चाहूँगा, पर्यावरण। पर्यावरण अब हमारे देश का असंतुलित होता जा रहा है। अभी हम जिस जगह बैठे, बसंत ऋतुराज बसंत कहा जाता है, लेकिन ऋतुराज बसंत की हालत ये है कि ऋतुराज नहीं, अब क्या हो गया उसको लोग समझ नहीं पा रहे। नहीं तो आज से 25 साल पहले इसी मौसम में जो खेलने फिरने के आना, परीक्षा भी आती थी हमें अच्छी तरह याद है, लेकिन खेल का माहौल भी बनता था क्योंकि उससे ठंड से बाहर निकलते थे। और पहले तो ठंड में निकल नहीं सकते थे बाहर, अब तो ठंड से बाहर हो जाते थे, न गर्मी न ठंड, इतना अच्छा मौसम कि खेलने की इच्छा बहुत अच्छी होती थी। लेकिन वो ऋतुराज बसंत आया, देखो कि किस स्थिति में चला गया। एक पर्यावरण का जो संतुलन हमारे यहाँ गड़बड़ा है, खास करके कुछ लोगों की, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिकों का, अनुसूदारों का और हमारे ब्यूरोक्रेट्स का एक गिरोह बन गया, जो गिरोह बन के अपने मन से कुछ भी काम करवा लेता है और उस काम के परिणामों की परवाह नहीं करता। जैसे अभी उदाहरण में BRTS का देता हूँ। BRTS भोपाल 450 करोड़ का, इंदौर का 350-400 करोड़ का। जब BRTS बना था, मैं जैसे याद है, मैं लोग हम उसमें थे प्राकलन समिति में, ओम प्रकाश सकलेजा जी पूर्व मंत्री रहे, वो उसके अध्यक्ष थे। और हमने देखने के बाद ही कह था कि ये हमारी ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने अधिकारियों ने और नेताओं ने उसको करवाया, उसका आश्रम ने देख लिया कि क्या होगा। तो ऐसी योजनाएं बनाने से पहले सोचना क्यों नहीं होता है? सोचना जरूर चाहिए। ऐसी नर्मदा के बारे में, मैं नर्मदा की खतगांव से चुनाव लड़ा मैं करता से, और लगभग बहुत से परिचित लोग मेरे में हैं। अब हालत ये है कि नर्मदा के अंदर से रेत निकाली जा रही। तो एक सुभाष पांडे जी बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, जिनके पास लैब भी है, वो गए थे होशंगाबाद जिले के एक तो शिवराज सिंह जी चौहान के गांव के पास ही, जैत के पास, और एक गए थे भैरवंदा के पास। 3 जगह उन्होंने नर्मदा का पानी लिया
और लैब में टेस्ट किया तो उन्होंने कहा ये पानी पीने तो छोड़ दो, नहाने लायक भी नहीं है। तो हमने कहा कैसे पांडे जी? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नदियों के अंदर भी वनस्पतियाँ होती हैं और कुछ कीड़े जो उनके अंदर रहने वाले जो रहते हैं जानवर, वो इस प्रकार के रहते हैं जो उसको साफ करते हैं। लेकिन आपने गड्ढा खोद के अंदर की वनस्पति को तो पूरा मार ही दिया, साथ में वो पक्षी मर गए। जैसे अभी कहते थे ना, हम लोग पुराने होते थे छोटे, तो घर के बाहर जब जैसे पानी गिरता था तो केचुए आ जाते थे और हम केचुओं को रोकते थे सांप करके। और केचुआ बेचारा क्या छोटा सा एक डंडी मार के उसको देखो सांप को हमने भगा दिया, सांप को भगा दिया, सांप को भगा दिया। केचुए होते थे। आज केचुए दिख रहे क्या हमको? बिल्कुल नहीं दिख रहे। केचुए इसलिए नहीं दिख रहे कि केचुए सब हमारी जो पेस्टिसाइड डला उससे केचुआ खत्म कर दिया। अब हम केचुआ खाद कर रहे हैं। तो पर्यावरण में नर्मदा मैया जब विलुप्त हो जाएगी, नर्मदा को नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो नदी जिसको कहा जाता है कि जिसके दर्शन मात्र से पाप का निवारण हो जाता है, आज उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो बाकी देखिए क्या होगा। तो मेरा मानना है कि पर्यावरण के प्रति एक सचेतना हम लोगों को अवश्य लाना चाहिए। अभी भी आप देवास में भी आपने देखा होगा, जब रोड का चौड़ीकरण हुआ तो बेइंतहा पेड़ काटे गए। एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, हमारे सनातन में तो कहा गया, लेकिन 100 पुत्र कहाँ है? हमने तो देखा कि बड़ा मजा आता है कि जब देवास से प्राण को शिफ्ट किया गया विजयगंज मंडी रोड पे, आज वो छूट के रूप में खड़े हुआ, कहीं उनका वो नहीं है। तो क्या हम अपने भले के लिए दूसरी पीढ़ी का नुकसान करके, उनके भी तो बच्चे आएंगे जो नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या उनके लोग नहीं आएंगे? उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो पर्यावरण का जो असंतुलन खास करके हमारे भारत देश के संतुलन में बन रहा है, उसको रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। मैंने अभी भोपाल में हमारे कुछ छात्र साथियों के साथ एक सड़क का विरोध किया और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत ही गंभीरता से उस काम को लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब पता चला तो उस फाइल को रोक दिया। आज रुकी हुई फाइल हो सकता है रोड कैंसिल भी हो जाए, नहीं होगा तो जहाँ से हम कैसे डाइवर्ट करो डाइवर्ट हो जाए। तो समाज में अब लड़ने वाले लोग भी चाहिए। जरूरी नहीं कि राजनीति में हम मंत्री बने, हम विधायक बने, हम सांसद बने और इसके माध्यम से काम हो सकता है। हम कोशिश करेंगे तो जनहित के मामले लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता अपने साथ जुड़ेगी। तो जनता के साथ दिक्कत क्या है, जनता आज की तारीख में कहीं न कहीं इस व्यवस्था से डर गई है। बिल्कुल। और डरने के साथ उसको लगता है कि अगर मैं अगर बाहर आया तो मेरे खिलाफ कुछ न कुछ हो सकता है। तो ये जो व्यवस्था बन गई, इसको रोकने के लिए सबको समाज में एक चेतना लाना पड़ेगी। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपने जो कल कार्यक्रम किए, आप करने जा रहे हैं, परसों सम्मान करने जा रहे हैं अलग अलग फील्ड के लोगों, ये सम्मान ही शायद सबसे बड़ी चीज़ होती है। आदमी आता है दुनिया में सिर्फ अपना नाम करने के लिए। कोई कह देगा कि मैंने इसलिए नहीं आया कि वो ठीक नहीं है, वो कह देता, लेकिन करता वो ये जो उसको आगे ले जाए जी। तो आगे ले जाने की हाइट अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों को माध्यम से आती है। आज हमारे देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन गांव का आदमी अटल बिहारी वाजपेयी को तो सड़क के नाम से याद करता है। प्रधानमंत्री सड़क अटल जी ने, प्रधानमंत्री सड़क अटल जी। बच्चा कोई भी हम जाते हैं ना, अटल जी की सड़क तो अटल जी तो 2004 में प्रधानमंत्री से निकल गए। आज भी आप गाँव में जाओगे, अब प्रधान कौन सी सड़क है बड़े प्रधानमंत्री किसने बनाई? अटल जी। तो अटल जी का नाम आ जाता है। तो अटल जी आज नहीं है, लेकिन रोड बनाने से अमर हो गए। तो ऐसा कोई काम अगर राजनीतिक आदमी कर जाए तो उसको याद तो करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई रिक्वेस्ट कर जाएगा। अच्छे हमारे आए, हमारे देवास के इतिहास में गौरी सिंह का नाम कलेक्टर के रूप में क्यों लिया जाता है? सिर्फ इसलिए कि गौरी सिंह ने MD रोड का अधिग्रहण हटा दिया था और सही किया था। तो अधिकारी का भी कहीं ना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग याद करते हैं। तो याद करने का वो तरीका जो लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया ना कि हम बहुत हाईफाई हो गए, हाईफाई रुख से रहें। तो जिस दिन मेरे ख्याल से वो कुछ चीज़ के ढलान पे आते हैं, मतलब उम्र के, तो सब चीज़ चली जाती है। वो चीज़ उस समय आदमी को करती है। मैंने राजनीति में क्योंकि बहुत पुराने परिवार से रहा और बहुत नज़दीक से देखा है जी। मैंने माननीय सुंदरलाल जी पटवा, अखिलेश जी, मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, उमा भारती जी और अगला जी गौर, शिवराज जी तो मेरे साथ ही रहे। तो मोहन यादव जी हमारे साथ युवा मोर्चे में, विजय परिषद मेरे साथ रहे, तो नज़दीक से बहुत देखा है। तो ढलान जब आती है, आदमी जब थोड़ा सा उधर होता तो क्या स्थिति बनती है, मैंने बहुत उससे देखा है कि उनके उसको दोनों चीज़ों को। मैं तो अपने घर में देख चुका हूँ, मेरे पिताजी रहे, तो वो झटका पहली बार मिला कि हम एकदम CM हाउस में गए इमरजेंसी के बाद सत्ता पलटी, CM हाउस में चले गए, इसी CM हाउस में जो अभी है, हालांकि उसमें इतना बड़ा नहीं होता था। तो CM हाउस में गए, उसके बाद 7 महीने बाद सत्ता पलट गई, पिताजी को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहाँ 6 श्यामला हिल में निवास कर रहे हो, East 645 बंगले में गए, दरियों पर सोने की व्यवस्था बन गई, सो गए दरियों में, क्योंकि आदत थी ना। क्योंकि आदत जो डाल लेते ना हमारे लोग, रसूख की
कि हम तो ऐसा लिखेंगे तो ही काम चलेगा और नहीं करेंगे, तो उस मेंटेन करने में चक्कर में जो दूसरी प्रवृत्ति आती है वो घातक होती है। उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम होना चाहिए। और मैं तो मानता कि आप तो सम्मान कर रहे हैं, वाकई में अध्यात्म में आपने नाम दिया, तो अध्यात्म में तो हमारी भारत की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन हम कह सकते हैं, प्रदर्शन अगर बोले लोग तो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ा उसका होता है। तो आज इतना बड़ा हमने किया और आपका जो कार्यक्रम है जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, वाकई में स्वागत योग्य है। और मैं आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, बहुत गहन आपका चिंतन है और विषय भी ऐसे हैं कि एक विषय पर लंबे लंबे एपिसोड हम लोग शूट करें। भविष्य में फिर आपके साथ बैठेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद।